Good afternoon, dear students. We have completed chapter number 4, motion. Clear? Now today we will start chapter number 5, force and laws of motion. So let's start our chapter. फोर्स और लॉस ऑफ मोशन के बारे में जानना है तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो डेली लाइफ में अपने को देखने को मिलती है, जो अपन ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अपने आसपास कई सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ चीज़ें स्टेशनरी रहती है, रेस्ट कंडीशन में रहती है, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो मूव करती है, मोशन कंडीशन में रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बस स्टैंड में जाके देखते हैं तो बस जो है रेस्ट कंडीशन में रहती है, तो उसको अपन जब ऑपरेट करते हैं, कोई ड्राइवर उसको ऑपरेट करता है, उसको ऑन करता है, एक्सिलरेट करता है, तब जाके वो मूव करना स्टार्ट करता है। उसी तरह से जब बस चलती रहती है तो उसको रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए अपने को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उसको भी अपन एज एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि किसी टेबल पे बुक रखा है तो वो जो बुक है वो रेस्ट कंडीशन में रहता है। वो बुक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि उसको अपन फोर्स अप्लाई ना करें। मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लाने के लिए या फिर मूव कराने के लिए अपने को उस पर क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी इनिशियली या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, उसका स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज मीन्स रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में चेंज करने के लिए अपने को एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इट कैन नॉट बी चेंज इट्स ओन पोजिशन। क्लियर? यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको ये दिया गया है, ये एक वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक में एक बॉल लेना है और ये जो इंक्लाइंड ब्लॉक है उसको अलग अलग एंगल पे लेना है और ये देखना है कि कौन से एंगल पे, कितने एंगल पे लेने से जो बॉल है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो बॉल है एक ही एंगल पे भी अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग डिस्टेंस मूव करेगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई टाइल्स वगैरह लिया या फिर स्मूथ सरफेस लिया तो स्मूथ सरफेस के लिए वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, कोई रफ सरफेस लिया, ठीक है, रफ सरफेस लेने से, इरेगुलर सरफेस लेने से वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये जो है फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, अपोज करता है, मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर? और उसके बाद जो पीछे ये क्वेश्चन दिया गया है, नो ट्राई टू आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द अबव एक्टिविटी, इसको आप खुद से करिएगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अपना जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनर्शिया एंड मास। क्लियर? चलिए समझते हैं क्या होता है इनर्शिया और मास। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट वेदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन। कोई भी जो बॉडी है, कोई भी मटेरियल है, वो खुद से अपना पोजीशन या फिर स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट जैसा पोजीशन में है वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बुक लेते हैं, एक बुक आपके टेबल पे रखा हुआ है तो वो बुक तब तक टेबल पे रखी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ही उस बुक का अपन पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बुक खुद से अपना पोजीशन को चेंज कर लेगा। ठीक है, चलिए अपन कोई व्हीकल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस है या फिर कोई ट्रक है या फिर कार है। वो अगर इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ऐसा नहीं कि जो व्हीकल है खुद से चलने लगेगी, क्योंकि इनर्शिया का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी मटेरियल अपना पोजीशन को खुद से चेंज नहीं कर सकती। चलिए ये तो बात हुई रेस्ट की। अब बात करते हैं क्या, मोशन की। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूटी या फिर बाइक चला रहे हैं तो आपका स्पीड जो है 50-60 तक पहुंच गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रोकना है, गाड़ी को क्या करना है, रोकना है। तो गाड़ी को रोकने के लिए आप एक्सीलरेटर को जीरो कर देते हो, मतलब एक्सीलरेटर को छोड़ भी देते हो, उसके बाद भी जो गाड़ी है वो क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी के चलते, इनर्शिया प्रॉपर्टी के चलते। क्लियर? क्योंकि इनिशियली बॉडी अब कौन से पोजीशन में है, मोशन में है। ठीक है, 50-60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, मतलब इनिशियली कौन से पोजीशन पे है, मोशन में है। ठीक है, अब मोशन में जो चीज है वो मोशन में ही रहेगी, तो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
तो अपन क्या काम करते हैं, उसको रेस्ट में लाने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं। अगर आप ब्रेक अप्लाई ना करो तो लगातार वो जो गाड़ी है वो चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, बिना ब्रेक अप्लाई किए भी कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शन। अगर आपका जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, जिसमें फ्रिक्शन क्या रहे, नेग्लेजिबल, तो लगातार इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो चलती रहेगी, ठीक है। बट फ्रिक्शन प्रैक्टिकली होता है, हर एक सरफेस में फ्रिक्शन होता है कुछ ना कुछ, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। उसी फ्रिक्शन के चलते क्या हो जाती है, बिना ब्रेक अप्लाई किए भी थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है, हालांकि तुरंत नहीं रुकती, ठीक है। अब सोचिए अपन एक्सीलरेटर को 50 की स्पीड में आने के बाद एक्सीलरेटर 0 करने के बाद भी गाड़ी चल रही है। अब बताओ, बिना एक्सीलरेटर दिए गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है, जबकि उसमें तो कोई भी पेट्रोल भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कौन से प्रॉपर्टी के चलते, इनर्शिया के चलते, क्लियर। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहती है, और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। तो रोकने के लिए अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं, आप सबको पता होगा, क्लियर। तो क्लियर है आपको, इनर्शिया क्या होता है, कोई भी जो बॉडी है खुद से अपना पोजीशन चेंज करने में अनेबल रहता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब आपको एक चीज और जानना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनर्शिया, what is the reason behind inertia? So reason behind inertia is its mass of the body or material, clear। चलिए, हाँ, मास क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। द टोटल क्वांटिटी कंटेंट इन अ मटेरियल इज कॉल्ड मास ऑफ द मटेरियल। कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, उसमें कितना क्वांटिटी कंटेंट है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं, ठीक है। हर एक मटेरियल, अगर मटेरियल का साइज बड़ा है तो ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे उसमें, मटेरियल का साइज कम है तो कम पार्टिकल रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी तो उसमें रहेगा ही, ठीक है। तो वही जो क्वांटिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, मास, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, क्लियर। इसी मास के चलते इसमें इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है। अब इनर्शिया कब ज्यादा होगा कब कम होगा, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए, आपके सामने दो व्हीकल है, एक है ट्रक और एक है क्या, कार। इनिशियली दोनों कौन से कंडीशन में है, रेस्ट में, ठीक है। ट्रक भी रेस्ट में है और कार भी किस में है, रेस्ट में, ठीक है। अब इनिशियली दोनों रेस्ट में, तो दोनों को मूव कराने के लिए आपको किस में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपके कॉमन सेंस के हिसाब से ट्रक में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ट्रक को मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू कार, ठीक है। बट दोनों इनिशियली रेस्ट कंडीशन में, तो क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि दोनों एक ही सरफेस पे है, ये भी उसी सरफेस में, ये भी वैसी सरफेस में है, ठीक है। फिर भी ट्रक में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कार में कम, क्यों, क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। और ट्रक का इनर्शिया ज्यादा कहने का मतलब ट्रक का मास ज्यादा है, तो ट्रक का मास ज्यादा रहेगा तो ये अपने इनिशियल स्टेट का अपोज ज्यादा करेगा। इनर्शिया प्रॉपर्टी के चलते ट्रक भी अपोज करेगा, कार भी अपोज करेगा, क्योंकि दोनों में इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। लेकिन कार में इनर्शिया ज्यादा है, सॉरी, ट्रक में इनर्शिया ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज्यादा है, तो ज्यादा अपोज करेगा, तो इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, और कार में कम फोर्स, ठीक। चलिए, अब मान लो ट्रक और कार दोनों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। दोनों का स्पीड सेम है, ट्रक का भी उतना ही स्पीड है और कार का स्पीड है। अब आपको दोनों को रोकना है, ठीक है, दोनों को ब्रेक करना है, ठीक है। तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, तो बताइए आप किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो फिर से ट्रक में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। इसको मूव कराने के लिए भी ट्रक में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा था और रोकने के लिए भी ट्रक में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ट्रक और कार दोनों मोशन में है, तो दोनों मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। अब उसको रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें, क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। क्यों इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, क्लियर है। तो जिस चीज का मास ज्यादा होता है वही ज्यादा अपोज करता है अपने इनिशियल
स्टेट का। अब वो स्टेट मोशन का भी हो सकता है और रेस्ट का भी, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। चलिए, आपके पास एक बॉटल है, तो उस बॉटल को आप बॉटल जो है पहले एम्प्टी है, एम्प्टी बॉटल को अपन लिफ्ट करते हैं। तो लिफ्ट करने के लिए आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक, आप क्या करते हैं, इस बॉटल में वाटर को फिलअप करते हैं। तो वाटर फिलअप करने के बाद जब उसको लिफ्ट करोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? पहले कम क्यों लगाना पड़ा था? क्योंकि बॉटल तो वही था। तो पहले बॉटल का जो मास था वो कम था, क्योंकि मटेरियल कम था। ठीक, अब बॉटल में हमने क्या फिलअप कर दिया? वाटर। वाटर को फिलअप करने से क्या हो गया? उसका मास इंक्रीज हो गया, और मास जब इंक्रीज होता है तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा, मतलब इनर्शिया ज़्यादा होने से क्या होगा? वो ज़्यादा अपोज करेगा किसका? इनिशियल स्टेट का, क्योंकि इनिशियली कैसा था? रेस्ट में। तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। मोशन में आने के लिए उसको आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्लियर? चलिए, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। CGS यूनिट ग्राम। ठीक है, अब मास और वेट जो है अलग अलग चीज़ें होती है, कैसे उसको अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए कि जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है। व्हेन देयर इज जस्ट वन पर्सन राइडिंग अ बाइसिकल, इट इज इजियर टू ब्रिंग it to halt by applying brakes, but when a friend of yours sit behind you, it is difficult to apply brakes and bring the bicycle to halt. ठीक, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप सिंगल बाइसिकल पे बैठे हुए हैं तो उस पर ब्रेक अप्लाई आसानी से कर सकते हैं और आसानी से बाइसिकल को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके बाइसिकल के पीछे एक फ्रेंड बैठा हुआ है तो फिर उस पर ब्रेक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए। ठीक, तो इसके पीछे भी रीजन क्या है? इनर्शिया। पहले बाइसिकल का मास कम था। ठीक है, बाइसिकल मतलब बाइसिकल प्लस आप खुद जो राइड कर रहे हो उसको मिला के। ठीक है, लेकिन फिर 3 लोग हो गए। ठीक है, बाइसिकल का मास, फिर आपका खुद का मास और आपके पीछे जो आपका फ्रेंड बैठा उसका मास, तो उस टाइम पे इनर्शिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इनर्शिया ज़्यादा हुआ तो आसानी से फिर वो रेस्ट कंडीशन में नहीं आएगा। जितना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो। क्लियर? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन कमेंट करके आप बताइएगा। 2 लोग एक बाइक चला रहे हैं और एक बाइसिकल। ठीक है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक है, सामने से 2 लोग खड़े हुए हैं, एक को बाइसिकल को रोकना है और एक को बाइक को। ठीक है, तो किसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? बाइसिकल जो रोकेगा उसको या फिर बाइक रोकेगा उसको? क्लियर? आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके। आगे का जो टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, थैंक यू।